गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग बच्चों पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं जैव अणु के बारे में। जो हमारा ये चैप्टर है क्लास 12th का जैव अणु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। आज हम इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। देखिए, जैव अणु, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है जैविकी आणविक स्तर पर अध्ययन इसका किया जाता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों में पाए जाने वाले जैविक प्रक्रमों में भाग लेने वाले अणुओं, जो जैविक प्रक्रम हैं, उन जैविक प्रक्रमों में भाग लेने वाले अणुओं, जैव अणुओं के संगठन, संरचना, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं, उनके कार्यों को आज हम लोग समझेंगे कि जो जीवों में पाए जाने वाले जो रसायन होते हैं उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में, इनके संगठन के बारे में, उनमें के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। सामान्य रूप से जैव अणु जो होते हैं, जैव अणु के मुख्य वर्ग जो होते हैं कुछ होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका हो गया प्रोटीन, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा आपका जो है लिपिड, और चौथा आपका है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। जैव अणु मुख्य रूप से इन्हीं बेसिस पर, इनके यानी कि जैव अणु के अंतर्गत हम जो है इन्हीं के रासायनिक संगठन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इन्हीं के गुणों के बारे में, इन्हीं के संगठन के बारे में, इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं, मुख्य रूप से होते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसके अतिरिक्त और नहीं केमिकल होते, लेकिन मुख्य रूप से होते हैं। और आज हम इन्हीं के बारे में विचार करने वाले हैं। आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आइए, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट, आज इसी के रेफरेंस में हम पूरी बातचीत करेंगे। आज का हमारा पूरा क्लास इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही होगा और आने वाली क्लासों में मैं 2-3 क्लासों में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से क्लियर करके चलूंगा। यह आज ही के क्लास में कार्बोहाइड्रेट को खत्म कर पाना थोड़ा सा टफ बात है, मुश्किल बात है, क्योंकि ये एक लंबा लेक्चर हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि ये एक लंबा लेक्चर हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखो, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट हैं। हमने कहा कि कार्बन के हाइड्रेट को, ये पुरानी धारणा है
पुराने। ये कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम इसी बेस पर पड़ा क्योंकि ये कार्बन के हाइड्रेट हुआ करते हैं, यानी कार्बन के हाइड्रेट, यानी कार्बन है CH2O हाइड्रेट, इसका X, इसी को हम आज भी, इसका सामान्य सूत्र यही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये कार्बन के हाइड्रेट हैं, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट कहा गया। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? लेकिन इसको देखो, कार्बोहाइड्रेट कहना थोड़ा सा ये है कि अगर इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे तो आपका जो CH3COOH एस्टिक एसिड है ना, इसको भी तो हम, इसका भी अगर हम सूत्र करें तो C2H4O2 यही होगा। तो इस बुनियाद पर ये तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो ये है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र ये है। तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे C6H12O6 या C11H22O11, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। अरे C12H22O11, ये आपका हाइड्रेट है ना। लेकिन अभी जो है अन्य पदार्थों को इसी कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में जो रखा गया है, इसको अगर देखा जाए अन्य पदार्थों को, तो ये कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा अपवाद भी करते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के यौगिक हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है आपका CH2OY होता है, इसका सामान्य सूत्र। जहां देखो ये X और Y है ना, ये गुणांक है इसका अर्थ और कुछ नहीं है। यानी कि इन यौगिकों में ऑक्सीजन का अनुपात जल के अनुपात के कितना, 2 संबंधे 1 होने के कारण इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी कि जो जल का अनुपात है वह होने के कारण, हाइड्रोजन अगर 2 है, 2 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु ऑक्सीजन का है, तो वो हाइड्रेट होता है। इस कारण इसे कार्बोहाइड्रेट माना गया और इसका नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया। इसका क्या नाम रखा गया? कार्बोहाइड्रेट नाम रखा गया। तो ये तो हो गई पुरानी धारणा। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेटों में, जैसे रेमनोस एक कार्बोहाइड्रेट है, रेमनोस, और रेमनोस का सूत्र होता है क्या? C6H12O5 होता है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट का पालन, यानी कार्बन और हाइड्रेट का पालन नहीं करते हैं। तो जब ये कार्बन और हाइड्रेट का देखो, यहां पर हाइड्रोजन है 12,
तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पर 6 नहीं है बल्कि 5 है, और ये भी कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में है। तो इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट की यह जो बात मैं डिफिनीशन बता रहा हूं कि कार्बन के हाइड्रेट के आधार पर, है ना, तो कार्बन के हाइड्रेट के आधार पर इसका नाम रखा गया। सिर्फ क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया सिर्फ कार्बन के हाइड्रेट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट। लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये क्या है, इस बात का अपवाद है, ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। कहीं ना कहीं यह डिफिनेशन देना कि कार्बन और हाइड्रेट को, कार्बन और उसके हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार, आधुनिक परिभाषा जब हम इसकी देते हैं तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रा ऑक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एक शब्द में समझिएगा इसे कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी या कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार, आधुनिक परिभाषा इसकी जो निकल करके आएगी क्या होगा, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे पदार्थ तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर, जो जल अपघटित करने पर, जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये हो गई आधुनिक परिभाषा इसकी। आधुनिक परिभाषा के अनुसार हमने कहा कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अगर नाम के बारे में, इनके नेम तंत्र के बारे में बात किया जाए तो सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में
ओ एस ई, ओस लगता है, यानी कि एल्डिहाइड संरचना के कार्बोहाइड्रेट में एल्डोज कीटोनिक जो समूह है, कीटोज जो है, एल्डोज और कीटोन संरचना के कारण कीटोज कहलाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट में एल्डोज और कीटोन संरचना के कारण ये जो है एल्डोज और कीटोज कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अणु जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है, इसके पूर्व लग्नों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे टेट्रोज 4 कार्बन परमाणु, पेंटोज 5 कार्बन परमाणु, हेक्सोज 6 कार्बन परमाणु, है ना, एल्डिहेक्सोज, फ्रक्टोज, कीटोहेक्सोज, इस तरीके से इसका हम नाम तंत्र देते हैं। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट वनस्पति और जंतु उद्गम के उत्पाद हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यह मुख्य रूप से इसमें वनस्पति और जीव, इन्हीं दोनों, यही दो जो है, जीव तो वनस्पति आगे जंतु हम कर देते हैं, जंतु, है ना। तो जंतु और वनस्पति यही इसका मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत है वो यही है, वनस्पति और जंतु इसका मुख्य स्रोत है। जैसे आपका गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, चुकंदर शर्करा हो गई आपकी, आलू हो गया, गेहूं हो गया, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, यही जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। अंगूर है, केला है, आम है, गाजर है, दूध है, शहद है, मीठे फल हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट इसे हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको हम मुख्य रूप से मुख्यतः 2 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भाग में? 2 भागों में कार्बोहाइड्रेट को हम विभक्त करते हैं। एक है शर्करा और दूसरी है इसकी पॉलीसेकेराइड। शर्कराएं और दूसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड। दूसरी पॉइंट क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मुख्यतः इसी 2 श्रेणियों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा जाता है। शर्करा क्या है और पॉलीसेकेराइड क्या है, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो शर्करा क्या है? शर्करा जो है रंगहीन, क्रिस्टलीय,
जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है उसे हम शर्करा कहते हैं। शर्करा में किसे कहते हैं? वह कंपाउंड या वह कार्बोहाइड्रेट कहिए, वो कंपाउंड मत कहिए, वह कार्बोहाइड्रेट जो रंगहीन, क्रिस्टलीय तथा जल में विलेय होता है, जिसका स्वाद मीठा होता है, उसे हम शर्करा कहते हैं। अब शर्करा को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है मोनोसैक्राइड या मोनोसैक्रोस और दूसरा है ओलिगोसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड, इसको दो भागों में बांटा जाता है। मोनोसैक्राइड या मोनोसैक्रोस या मोनोसैक्रोस। मोनोसैक्राइड या मोनोसैक्रोस वह शर्करा है जो अधिक लघु अणु जल अपघटित नहीं करती है या नहीं होती है, मोनोसैक्राइड कहलाती हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। जैसे मोनोस, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आदि हो गया। यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज हो गया आपका C6H12O6 फ्रक्टोज हो गया आपका C6H12O6 आपका गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हो गया। ये मोनोसैक्राइड्स है या मोनोसैक्रोस कहलाते हैं, जो जल अपघटित नहीं होते हैं। एक बात याद रखिए कि वे शर्कराएं या जो शर्कराएं अधिक लघु अणुओं में जल अपघटित नहीं होती हैं, मोनोसैक्राइड्स कहलाते हैं। और ओलिगोसैक्राइड किसे कहते हैं? ओलिगोसैक्राइड्स एक टॉपिक है आपका, ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स क्या है? देखो, वह शर्करा जो जल अपघटित करने पर मोनोसैक्राइड के कुछ अणु, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, कुछ अणु जल अपघटित करने पर, जैसे 2 से 10 अणुओं के बीच, 2 से 10 अणु के मध्य देती है, ओलोसैक्राइड कहलाती है। ये शर्कराएं डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड
आदि प्रकार की होती हैं। अब डाइसैकराइड या ट्राइसैकराइड किसे कहते हैं? तो डाइसैकराइड में जल अपघटित करने पर 2 अणु देते हैं, यानी कि जिसका जल अपघटन करने पर 2 अणु मिलता हो, 2 अणु प्राप्त होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? डाइसैकराइड कहते हैं। डाइसैकराइड कहते हैं। देखो, इसका जब हम जल अपघटन, इसका मोनोसैकराइड का जल अपघटन कराएंगे तो कोई क्या होता है? अपघटन इसका नहीं होता है। लेकिन डाइसैकराइड में अगर हम जल अपघटन कराते हैं, जैसे सुक्रोज है, C12H22O11 है, इसका हम जल अपघटन कराते हैं, तो जल अपघटन कराने के बाद क्या होता है? 2 सैकराइड्स बनते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनते हैं। यानी कि डाइसैकराइड में 2 का निर्माण होता है। इसी तरीके से माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, है ना। फार्मूला सबका जो है, माल्टोज का भी C12H22O11 ही है, और लैक्टोज का भी C12H22O11 है। इसका भी जल अपघटन कराएंगे तो सेम चीजें निकल करके आएंगी। और ट्राइसैकराइड में क्या होता है? ट्राइसैकराइड में ये होती है बात कि ट्राइसैकराइड जल अपघटित करने पर मोनोसैकराइड के 3 अणु देते हैं। तो जो 3 अणु देता है वो ट्राइसैकराइड है। इसी प्रकार के अन्य ओलिगोसैकराइड होते हैं, टेट्राओलिगोसैकराइड, पेंटासैकराइड, अलग अलग प्रकार के। यानी कि इसमें, इस सैकराइड में तकरीबन 2 से 10 अणु बनते हैं। सैकराइडों के 2 से 10 अणु बनते हैं। अब दूसरी टॉपिक है हमारी पॉलीसैकराइड, ये वाली। तो पॉलीसैकराइड या पॉलीसैक्रोज जिसे हम कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर मोनोसैकराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, उसे हम क्या करने पर? वह कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर मोनोसैकराइड अणुओं की एक बड़ी संख्या देते हैं, यानी कि इनके नंबर्स हमें पता नहीं होते, ये कितने नंबर्स में इनके अणुओं की संख्या हमें प्राप्त होगी, उसे हम कहते हैं पॉलीसैकराइड। इसका सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 होता है। इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 होता है। यहां पर इसको यन लगा दीजिए, है ना। सामान्य सूत्र, जहां यन कोई एक बड़ी संख्या है, जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये पॉलीसैकराइड है। जैसे इसका एक उदाहरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्टार्च है, जैसे C6H10O5 N प्लस NH2O रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है? N6H12O6 बनेगा। क्या बनेगा? यहीं पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं, NC6H12O6 प्राप्त होगा।
जहां n जो है कोई एक बड़ी संख्या है। तो पॉलीसेक्राइड में अक्रिस्टलीय, नॉन क्रिस्टल, जो जल में अविलेय रूप से बहुत कम या ठोस पदार्थ है, इसका स्वाद मीठा न हो, ये अशर्करा हो, इसे हम पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्रोज कहते हैं। तो यह तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट कितने भागों में? मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, शर्करा, पॉलीसेक्राइड। शर्करा को हम मोनोसेक्रोस या मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स में बांटते हैं। पॉलीसेक्राइड के बारे में हमने समझा। तो इस तरीके से इसका हम सामान्य जो मुख्य वर्गीकरण है, इसे हमने आज कार्बोहाइड्रेट के मुख्य वर्गीकरण को हमने समझ लिया। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका मालिश परीक्षण में भी इसका उपयोग होता है। और मालिश परीक्षण जो होता है, पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मालिश अभिकर्मक जो है डालो, प्रखनली से हिलाते हैं, तो फिर प्रखनली की जो दीवार होती है उसके सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 को 1 ml डाल लेते हैं। यदि 2 परतों के बीच लाल या भूरे रंग का एक छल्ला बन जाता है, तो छल्ला बनने पर के समय ये बैगनी रंग का हो जाता है, तो वो आप समझ जाइए कि अगर इस प्रकार की घटना घटी है तो क्या है, निश्चित ही कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। ठीक है। तो अब हम कल बात करेंगे मोनोसैकराइड्स जो है इसके विषय में। ग्लूकोज क्या है, यानी कि द्राक्ष शर्करा क्या है। उसके बाद जो है हम फ्रक्टोज के बारे में भी एक एक करके सब के बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए